चलिए, तो हम लोगों ने उस दिन आई स्पेसिफिकेशन स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, न्यू कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको ई मिनिमम तक पढ़ा दिया था, है ना। सेंट्रिसिटी मिनिमम, ई मिनिमम आपका कितना होता है। ठीक है, वो कितना होता था, एल ई एक्स बाई 500 प्लस डी बाई 30। ठीक है, ये निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट शिवम। ठीक है, या फिर 20 mm। ठीक है, इन दोनों में से जो भी आपका मैक्सिमम है उसको हम क्या मानेंगे, ई मिनिमम। क्या मानेंगे, ई मिनिमम। ई मिनिमम कैसे निकालते हैं, ये देखिए। जैसे अगर आपका रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है, ये आपका समझ लीजिए रेक्टेंगुलर कॉलम है, ये आपकी विड्थ बी है, ये आपका डेप्थ डी है। ठीक है, आपको पता है ये होता है एक्स एक्सिस, है कि नहीं। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, आपको ये भी पता है कि सपोर्ट कंडीशंस के हिसाब से इफेक्टिव लेंथ कैसा होता है ना। इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालते हैं सपोर्ट कंडीशंस के हिसाब से। तो सपोर्ट कंडीशंस के हिसाब से आपको सबसे पहले तो अनसपोर्टेड लेंथ गिवन होगा। ठीक है, अनसपोर्टेड लेंथ क्वेश्चन में गिवन होगा आपको पास। ठीक है, उससे आपको उससे आपको क्या निकालना है, एल इफेक्टिव। ठीक है, एल इफेक्टिव निकालना है। ठीक है, फिर अगर आपको बोला है कि एक्स एक्सिस के हिसाब से आप ई मिनिमम निकालिए, तो आपका ई मिनिमम एक्स एक्स होगा इज इक्वल टू एल ई एक्स, जो आपका इफेक्टिव लेंथ आया है यहाँ से, यही इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, यही एल ई एक्स डिवाइडेड बाई 500। ठीक है, प्लस ये देखिए एक्स एक्सिस कौन से डायमेंशन को काट रहा है। ठीक है, कौन से डायमेंशन को एक्स एक्सिस काट रहा है, एक्स एक्सिस डी को काट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई 30। क्या आ जाएगा, डी बाई 30। ठीक है, एक आपको ये वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू मैंने बताया था 20 mm होता ही है। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू 20 से ज्यादा आएगी तो आप ई मिनिमम की वैल्यू ये रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ई मिनिमम की वैल्यू ये हो जाएगी अगर ये 20 से ज्यादा हुआ। ठीक है, और अगर 20 से कम हुआ तो 20 mm ही कंसिडर करेंगे आप ई मिनिमम के लिए। ठीक है, और ई मिनिमम का क्या यूज है, ई मिनिमम वो मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे आपका अगर यहाँ से पास हो रहा है लोड, ठीक है, अगर यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच से पास हो गया लोड, तो बताओ इस केस में ई क्या होगा, जल्दी बताओ चैट पे। इस केस में ई क्या होगा, अगर लोड हमारा बिल्कुल सेंट्रॉइड से पास कर रहा है, बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है, राहुल ने बता दिया जीरो, विशाल ने बता दिया, वेरी गुड। ठीक है, जीरो होगा। ठीक है, हमारा ई इस केस में जीरो होगा। ठीक है, तो जितना ये इस वाले लोकेशन से जितना दूर ये लोड काम करेगा, उतना ही हमारा ई बढ़ता जाएगा। इसी को बोलते हैं हम क्या, इसेंट्रिसिटी, है ना। इसी को क्या बोलते थे हम, सेंट्रिसिटी। ठीक है, तो इतने इसेंट्रिसिटी तक हम इस कॉलम को सिर्फ और सिर्फ एक्शियल लोड के लिए डिजाइन कर सकते हैं, बिना मोमेंट को कंसिडर करे। वो हमें आगे जाके समझना है। ठीक है, उसके हिसाब से हमारा एक फॉर्मूला आएगा। मैंने बताया था हमारा कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक्शियल लोड के लिए डिजाइन होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्शियल लोड के लिए डिजाइन होगा। बेंडिंग मोमेंट हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। तो कब तक ये चीज चल सकती है वो हम समझेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी सेंट्रिसिटी कितनी है। ठीक है, सेंट्रिसिटी की वो मैक्सिमम वैल्यू जब तक हम उसको सिर्फ एक्चुअली डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो समझेंगे आगे जाके। इसलिए मैंने बताया था, इसलिए ई मिनिमम निकालना बहुत जरूरी है। उस ई मिनिमम को उस ई के मैक्सिमम वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, अभी आगे जाके समझते हैं। ठीक है, चलिए। कवर मैंने बता दिया था 40 mm कवर होता है आपका, 40 mm या फिर जो भी आपका मैक्सिमम डायामीटर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ठीक है, 40 mm ये, या फिर अगर आपका कॉलम छोटा हुआ मतलब उसका डायमेंशन 200 mm उससे कम हुआ और उसमें 12 mm या उससे कम डाया का रीइंफोर्समेंट यूज हुआ है। ठीक है, तो भी आपके कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट डाया के डिफरेंट डिफरेंट रीइंफोर्समेंट यूज होंगे। तो मैक्सिमम डायमीटर इस रीइंफोर्समेंट का है, वो अगर 12 से कम है और कॉलम का जो डायमेंशन है वो 200 mm या उससे कम है, तो आप कवर 25 mm का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। फिर स्लेंडरनेस लिमिट, स्लेंडरनेस मैंने बताया था आरसीसी में आपका स्लेंडरनेस क्या होता है, एल बाई डी या एल बाई डी। ठीक है, तो दोनों के दोनों को, ठीक है, दोनों को आपका 12 से कम होना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को आपका 12 से कम होना पड़ेगा। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी एक 12 से ज्यादा हो गया
तो वो लॉन्ग कॉलम बन जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग कॉलम का डिजाइन नहीं आता है, ठीक है, शॉर्ट कॉलम का ही आता है, ठीक है। तो शॉर्ट कॉलम आपका दोनों चेक करना है आपको, और ये एल जो है, ठीक है, ये एल जो है, ये तो एल बाई डी रेशियो, एल बाई डी और एल बाई बी रेशियो है, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है शॉर्ट कॉलम का, ठीक है। बाकी आपका अनसपोर्टेड लेंथ, ये तो एल इफेक्टिव निकालोगे, अब एल इफेक्टिव के हिसाब से निकालोगे, यहाँ पर ये एल क्या है, एल इफेक्टिव, ठीक है। बट एक और कंडीशन होती है जो उसकी स्टेबिलिटी के लिए होती है, किसके लिए होती है, स्टेबिलिटी के लिए। जैसे आप अगर कॉलम को अगर आपको कॉलम को ऊपर से देखोगे, ठीक है, जैसे कोई एक कॉलम खड़ा है यहाँ, ठीक है, तो इस लोड के लिए हमने डिजाइन कर दिया, ठीक है, इस लोड के लिए हमने डिजाइन कर दिया, इस यहाँ से जो लोड आएगा, यहाँ से जो इस लोड के लिए डिजाइन नहीं किया हमने, ठीक है, तो ये वाला डिफ्लेक्शन जो है, ये वाला डिफ्लेक्शन, ये वाला डिफ्लेक्शन जो है, ये इस वाले लोड की वजह से होगा, ठीक है। तो हम डिजाइन तो सिर्फ इस लोड के लिए कर रहे हैं, ये वाला डिफ्लेक्शन कैसा हो गया, ये हो गया हमारा लैटरल डिफ्लेक्शन, है कि नहीं, हमारा लेटरल डिफ्लेक्शन हो गया ये, ठीक है। तो इस लेटरल डिफ्लेक्शन को कम रखने के लिए, ये सिग्मा लेटरल को कम रखने के लिए हम लोग ये वाला चेक भी करते हैं सेंटरलेस लिमिट का, ठीक है। अनसपोर्टेड लेंथ between the end support shall not exceed 60 times the least lateral dimension। क्या बोला है यहाँ पे, लीस्ट, सीधा लीस्ट बोल दिया, ठीक है। तो लीस्ट आपका कौन सा लेटरल डायमेंशन कम होता है कॉलम में, विड्थ वाला, तो इसलिए सीधा आप लिख सकते हो 60 इंटू बी, ठीक है, एल नॉट ग्रेटर देन 60 इंटू बी, समझ गए ये वाला, ठीक है। आपके क्राइटेरिया अगर किसी ने पूछा किससे लिए है, तो ये है आपकी लेटरल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, इसलिए है आपकी लेटरल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। आपके कैंटिलीवर बीम में भी सेम यही कंडीशन लागू होती है, ठीक है। कोई नहीं बसंत कुमार, कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये लेटरल स्टेबिलिटी के लिए है, ठीक है। ये सेम टू सेम चीज आपकी कैंटिलीवर बीम के लिए भी होती है, ठीक है। ये सेम टू सेम कंडीशन आपकी कैंटिलीवर बीम के लिए भी लागू होती है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मिनिमम इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी बताया था मैंने, मिनिमम कितनी वैल्यू हमें लेनी है वो हम लोग इस वाले कैटेगरी से करते हैं, ठीक है। अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500, ठीक है, अनसपोर्टेड लेंथ है, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर भी अनसपोर्टेड लेंथ है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा लेंथ ना, वो जनरली अनसपोर्टेड लेंथ ही होता है, क्वेश्चन में वैसे मेंशन रहता है हमेशा कि अनसपोर्टेड लेंथ है कि इफेक्टिव लेंथ है। अगर अनसपोर्टेड लेंथ होगा तो वो उसके साथ उसके सपोर्ट कंडीशन बताएगा, ताकि आप एल इफेक्टिव निकाल सको, एल इफेक्टिव बाई डी करके आप सेंडरनेस रेशियो निकाल सको, ठीक है। बाकी ये जो आपका लेटरल चेक है इसमें अनसपोर्टेड लेंथ बाई 60 करते हैं, ठीक है, और जो ई मिनिमम है सब में अनसपोर्टेड ही यूज होता है, ठीक है। ये बहुत लोग गलतियां कर देते हैं, एल इफेक्टिव को ही इसमें यूज कर देते हैं। अगर आपको एल इफेक्टिव गिवन है, ठीक है, और सपोर्ट कंडीशंस भी गिवन है, तो एल इफेक्टिव को पहले एल नॉट मतलब अनसपोर्टेड लेंथ में कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले अनसपोर्टेड लेंथ में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, उसके बाद आप इसमें पुट करोगे, ठीक है, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल बताता हूँ, फिक्स सपोर्ट में अगर एल है मेरा अनसपोर्टेड लेंथ, तो फिक्स सपोर्ट में इफेक्टिव लेंथ कितना होगा बताओ, 0.65 एल, है कि नहीं, है कि नहीं, ये होगा इफेक्टिव लेंथ मेरा, अगर अनसपोर्टेड लेंथ गिवन है मेरे पास, ठीक है, और मुझे गिवन है कि फिक्स्ड सपोर्ट्स है, दोनों तरफ फिक्स्ड है वो, ठीक है, वो उसको रोटेट भी नहीं होने दे रहा है और वहां से हिलने भी नहीं दे रहा है, पहले फिक्स ये होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन रहा, अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है, और बोला है कि एल इफेक्टिव आपका 100 मीटर है, ठीक है, एल इफेक्टिव आपका 100 मीटर है और फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, तो बताओ इसमें एल नॉट क्या होगा, एल नॉट मतलब अनसपोर्टेड लेंथ कितना होगा बताओ, ठीक है, बताओ मेरे को इस चीज से। अगर एल इफेक्टिव हमें गिवन है 100 मीटर, ठीक है, ठीक है, और बोला है कि दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट है, तो उसमें अनसपोर्टेड लेंथ कितना होगा बताओ, इसका कितना होगा अनसपोर्टेड लेंथ बताओ। 65 नहीं होगा शिवम, गलत बोल रहे हो, मैंने इफेक्टिव लेंथ दिया है, अनसपोर्टेड लेंथ नहीं गिवन है, तुम
ये जो मैंने 100 मीटर दे रखा है ये एल इफेक्टिव का वैल्यू है, एल इफेक्टिव का, ठीक है, अनसपोर्टेड लेंथ का वैल्यू नहीं है, एल इफेक्टिव का वैल्यू है। तो इसको आप डिवाइड करोगे 0.65 से, ठीक है ना, 0.65 इंटू अनसपोर्टेड लेंथ इज इक्वल टू एल इफेक्टिव, है कि नहीं। तो अगर एल इफेक्टिव गिवन है और 0.65 आपको पता है तो ये कैसे निकालोगे आप, 0.65 को एल इफेक्टिव के नीचे रख दोगे, ठीक है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 153। वैसे आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, आगे जाके समझेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो मोटा मोटा आपको बस ये समझना है ई मिनिमम का फॉर्मूला क्या है, अनसपोर्टेड लेंथ बाई 500 प्लस लेटरल डायमेंशन बाई 30 या फिर 20 mm, इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा वो हमारी ई मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, हाँ, एक मिनट रुको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की, ठीक है। जो भी मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा सबके क्लॉज पेज नंबर सब लिखे हुए हैं, तो पेंसिल से मार्क कर लीजिएगा अपना, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले हम बात करते हैं, मैंने बताया था आपका ये कॉलम है, ठीक है, तो ये सीधे सीधे रीइंफोर्समेंट आपके आएंगे इसमें, इसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, है कि नहीं, बताया था मैंने, ठीक है, तो इन्हीं को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। तो इनके हिसाब से क्या क्या कहता है हमारा कोड, वो हम सीखेंगे अभी, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट इन अ कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 0.8%, ठीक है, 0.8% किसका, 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, आपका एरिया है कॉलम का, वो तो निकाल ही लोगे आप, ठीक है। अगर सर्कुलर है तो π/4d² होगा, ठीक है, और अगर रेक्टेंगुलर है विड्थ और डेप्थ के साथ तो b/d हो जाएगा उसका एरिया। तो इस एरिया का 0.8% को रीइंफोर्समेंट चाहिए ही चाहिए, कौन सा रीइंफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, एंड शुड नॉट बी मोर देन 6% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, 6%, ठीक है। इसमें दो दो चीजें हैं, या तो 6 या तो 4, ठीक है, डिपेंड करेगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, limit of minimum 0.8% to reinforcement is there to prevent buckling of column due to any accidental eccentricity causing moment, ठीक है। मैंने बताया था कि परफेक्टली एक्सियली लोडेड कॉलम तो नहीं बन सकता, ठीक है, तो इसलिए अगर गलती से कोई इसेंट्रिसिटी आ गई, हमने चलिए ई इज इक्वल टू 0 के लिए डिजाइन किया, गलती से ई नॉट इक्वल टू 0 हो गया साइड पे, तो उससे अगर थोड़ा बहुत अगर कोई मोमेंट आएगा तो उससे क्या होगा, बेंडिंग होगी, ठीक है, तो उस बेंडिंग के हिसाब से तो टेंशन बनेगा, ठीक है, उसको झेलने के लिए थोड़ा बहुत हमें रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा, तो वो कितना है, 0.8%, ठीक है। द यूज ऑफ 6% में इन्वॉल्व प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, ठीक है। देखिए 0.8% तो कोड बोल ही रहा है देने के लिए, ठीक है, तो कोई बोलेगा 0.8% है ना, तो मैं काम करता हूँ 10% दे देता हूँ, ठीक है, तो ये बोल रहा है 0.8% तो मिनिमम है ही डक्टिलिटी क्राइटेरिया से, पर इतना भी मत दो कि उसमें इतना स्टील आ जाए कि कंक्रीट ही ना घुस पाए कॉलम के अंदर, ठीक है, तो इसलिए अपर लिमिट भी है इसकी, अपर लिमिट क्या है, 4%, ठीक है, 4%। The code recommends the lower value of 4% instead of 6% for practical purposes. वैसे 6% तक आप ले आ सकते हो, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे आपका बहुत लंबा कॉलम है, ठीक है, तो आपका यहाँ तक एक बार गया, उसके बाद यहाँ से दूसरा बार कंटिन्यू हुआ, फिर ऊपर से दूसरा बार कंटिन्यू हुआ, ठीक है। तो अगर अगर 6% तब होता है, 6% तब होता है जब आपके बार्स की क्लबिंग हो रही हो, ठीक है, उनके उनके बीच में यहाँ पर हम जोड़ जोड़ के उनको ले जा रहे हो, ठीक है। अगर रीइंफोर्समेंट को ज्वाइन कर करके ले जा रहे हैं तो 6% तक ले जाइए, ठीक है। अगर रीइंफोर्समेंट आपका ज्वाइन नहीं करके ले जा रहे हो, अलग अलग करके ले जा रहे हो, तो 4% होता है, ठीक है। तो जनरली आपके एमसीक्यूज में 0.8% एंड 4%, ठीक है, और 0.8% एंड 6%, ठीक है, एक मिनट रुको, ठीक है। 6% तब होता है जब उसको क्लब करके ले जाते हैं, जब उसको मिला के ले जाते हैं, ठीक है। जनरली 0.8% एंड 4% ही होता है, ठीक है। 0.8% मिनिमम रीइंफोर्समेंट एंड 4% मैक्सिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है, समझ गए ये वाला, ठीक है।
चलिए, मिनिमम नंबर लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन अ कॉलम शैल बी 4, मतलब आपका अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है, अगर समझ लीजिए रेक्टेंगुलर कॉलम है आपका, ठीक है, तो इसमें 4 बार्स तो मिनिमम चाहिए, एक यहाँ पे दे दो, एक यहाँ पर दे दो, एक यहाँ पर दे दो, एक यहाँ पर दे दो, ठीक है, तो मिनिमम 4 बार्स तो रिक्वायर्ड है ही, ठीक है, मिनिमम 4 रिक्वायर्ड है। और वैसे ही अगर सर्कुलर हुआ, अगर सर्कुलर हुआ तो आपके 6 बार्स मिनिमम चाहिए आपको, ठीक है, 6 बार्स आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये है मिनिमम नंबर ऑफ बार। पहले हमने देखा था मिनिमम परसेंटेज ऑफ बार, मिनिमम परसेंटेज 0.8, मैक्सिमम 4%, ठीक है, और मिनिमम नंबर ऑफ बार अगर रेक्टेंगुलर है तो 4 और सर्कुलर है तो 6, ठीक है, समझ गए। चलिए, बार शैल नॉट बी लेस देन 12 mm इन डायमीटर, ठीक है, आपका लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट जो है उसका डाया 12 mm से कम नहीं हो सकता, ठीक है, नॉट लेस देन 12 mm। A reinforced concrete column having helical reinforcement shall have at least 6 longitudinal bars with helical reinforcement। क्या मतलब, मैंने बताया था आपका ये है, ठीक है, और ये आपके बार्स जा रहे हैं, ठीक है, ये आपके लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है। मैंने बताया था लैटरल रीइंफोर्समेंट आपका एक तो सर्कुलर होता है और दूसरा कौन सा होता है, हेलिकल होता है, ठीक है, हेलिकल कैसे जाता था, ऐसे जाता था हेलिकल रीइंफोर्समेंट, लेकिन हेलिकल लेटरल रीइंफोर्समेंट, अगर हेलिकल रीइंफोर्समेंट हुआ तो आपके 6 बार्स तो होने ही चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था 4 बार्स इन रेक्टेंगुलर कॉलम, ठीक है, पर अगर यहाँ पर हेलिकल रीइंफोर्समेंट हो गया तो यही 4 क्या बन जाएगा, 6, ठीक है। ये बताओ मेरे को, अगर एक रेक्टेंगुलर कॉलम है उसमें हेलिकल रीइंफोर्समेंट है लेटरल रीइंफोर्समेंट के लिए, तो बताओ मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितने होंगे, जल्दी बताओ, रेक्टेंगुलर कॉलम विद हेलिकल रीइंफोर्समेंट, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितने होंगे, फटाफट बताओ। 6 बार्स, ठीक है, और वैसे बच्चे बहुत कम आए हैं, किसी को पता है कोई रीजन, सिर्फ 12 बच्चे आए हैं, शाम को क्लास इसलिए हुआ है क्या ऐसा, ठीक है, एक बार चैट में बता देना, कोई दिक्कत तो नहीं है लोगों को ज्वाइन करने में, ठीक है, मैं भी पेपर देख लेता हूँ, ठीक है, शाम को क्लास हो रही है इसलिए बच्चे कम आ रहे हैं, अच्छा टाइम की वजह से हो रहा है ऐसा, शाम को आ जाते बच्चे, एक्स्ट्रा क्लास लेनी थी ना मेरे को, चलो कोई नहीं, अच्छा 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 अच्छा, ट्यूशन, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चलो हर्षित से बात कर लूंगा अगली बार, क्या टाइम सही रहेगा अगर सुबह का ना हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये समझ गए हम लोग, 0.8% मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, 4% मैक्सिमम, 4 बार्स तो होनी चाहिए रेक्टेंगुलर में, 6 बार सर्कुलर, ठीक है, बार्स का डायमीटर 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, कौन से बार का डायमीटर, लॉन्गिट्यूडनल बार्स का, ठीक है, और अगर हेलिकल रीइंफोर्समेंट है तो 6 बार्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। चलिए, in helical reinforcement the longitudinal bar shall be in contact with the helical reinforcement and equistand around its inner circumference, मतलब अगर आपका हेलिकल हेलिकल बार ऐसे लग रहे हैं, हेलिकल रीइंफोर्समेंट ऐसे लग रहा है, ठीक है, और उसमें ऐसे बार्स जा रहे हैं, तो ये बार्स उसके अंदर हेलिकल रीइंफोर्समेंट के अंदर जितने भी बार्स हैं वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, ठीक है, हेलिकल रीइंफोर्समेंट के अंदर जितने भी बार्स हैं वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी का longitudinal bar measured along the periphery of the column shall not exceed 300 mm, मतलब periphery of the column मतलब ये समझ लीजिए कॉलम को ऊपर से ऐसे दिख रहा है कॉलम, ठीक है, ऐसे दिखेगा कॉलम, तो रीइंफोर्समेंट कैसे दिखेंगे आपको, ऐसे ऐसे दिखेंगे रीइंफोर्समेंट, ठीक है, नहीं नीचे से आ रहे हैं तो ऊपर से रीइंफोर्समेंट कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, ठीक है, along the periphery मतलब ऐसे, ये जो इनका स्पेसिंग है, जो ये जो स्पेसिंग्स है, कर्व्ड स्पेसिंग्स होंगे ना, ठीक है, नहीं कॉलम कर्व्ड है, अगर सर्कुलर हुआ तो रेक्टेंगुलर सीधा ही होगा, मैं सर्कुलर का इसलिए एग्जांपल दिया है, ये जो स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है वो 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कौन सा रीइंफोर्समेंट है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है ना, ये अब कॉलम ऐसे जा रहा है तो नीचे से आ रही है, ठीक है, नीचे से आ रही तो ऊपर तो डॉट दिखेगा ना, सिर्फ वही डॉट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, तो इन रीइंफोर्समेंट के बीच में स्पेसिंग 300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, any column that has a larger cross section area than that required to support the load, the percentage of steel shall be based upon the area of concrete required to resist direct stress, मतलब देखिए ऐसे आपके फॉर्मूले के हिसाब से एरिया रिक्वायर्ड ऑफ कॉलम वो आया 1000 mm स्क्वायर, ठीक है, एरिया रिक्वायर्ड ऑफ कॉलम, ठीक है,
और आपने जो प्रोवाइड कर दिया कॉलम में एरिया, वो आपने प्रोवाइड कर दिया समझ लीजिए 1500 mm²। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था ना कि आपका जो एरिया ऑफ स्टील है वो मिनिमम क्या होता है, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना होता है 0.8%, 0.8% ऑफ एरिया। तो ये एरिया कौन सा लोगे आप बताओ, रिक्वायर्ड लेंगे कि प्रोवाइडेड लेंगे? जो हमें फॉर्मूले से रिक्वायर्ड था उसी को हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, भले ही प्रोवाइडेड ज्यादा है आपका, भले ही आपका कॉलम में प्रोवाइडेड एरिया ज्यादा है, पर फिर भी आप जो एरिया ऑफ स्टील निकालोगे वो आप इसी के हिसाब से निकालोगे। ठीक है, इसी के हिसाब से एरिया रिक्वायर्ड के हिसाब से। ठीक है, चलिए टेस्ट करने के लिए बोलता हूँ। समझ लीजिए मेरा एरिया रिक्वायर्ड आया 500 mm²। ठीक है, रिक्वायर्ड आया 500 mm², और मैंने जो प्रोवाइड किया कॉलम में वो प्रोवाइड किया 700 mm²। ठीक है, तो बताओ ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, कौन सी वैल्यू यूज करेंगे एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए और चेक करने के लिए कौन सा एरिया ऑफ स्टील यूज करेंगे, 1 या 2? बताओ। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो सही बताया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया आशीष, बहुत बढ़िया राहुल। ठीक है, चलिए इन केस ऑफ पेडेस्टल्स, ठीक है, पेडेस्टल मैंने बताया था, पेडेस्टल्स क्या होते हैं आपके, जिनका एल इफेक्टिव बाई डी या एल इफेक्टिव बाई बी, दोनों के दोनों इससे छोटे होते हैं, 3 से छोटे होते हैं, 3 से छोटे। ठीक है, 3 से छोटे होते हैं, क्या बोलते हैं, पेडेस्टल। In which steel reinforcement is not taken into account in strength consideration, nominal reinforcement not less than 0.15% of the gross cross-sectional area to be provided। ठीक है, देखिए AST मिनिमम मैंने क्या बताया था कॉलम के लिए 0.8%। ठीक है, ऐसे ही आपका एक AST मिनिमम पेडेस्टल के लिए भी होता है। ठीक है, वो कितना होता है 0.15%। ठीक है, ये लिखा है। ठीक है, 0.15% आपका AST मिनिमम होता है पेडेस्टल के लिए। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना पेडेस्टल के लिए हम जैसे कॉलम में तो ये जो एरिया ऑफ स्टील है वो उसका स्ट्रेंथ निकालने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, बट पेडेस्टल्स में उसके फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पेडेस्टल्स में जो एरिया ऑफ स्टील होता है वो स्ट्रेंथ निकालने के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम में यूज करते हैं। ठीक है, पेडेस्टल का स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है, लेस देन 3। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आगे जाके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं एमसीक्यू आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पेडेस्टल ने बताओ स्टील रिइंफोर्समेंट स्ट्रेंथ निकालने के लिए यूज करते हैं कि नहीं करते, नहीं करते हैं यूज। ठीक है, नहीं करते हैं यूज, पर फिर भी एरिया ऑफ स्टील 0.15% से कम नहीं होना चाहिए इसका ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे लेटरल की। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल की बात कर ली है, तो लॉन्गिट्यूडनल के इर्द गिर्द चारों ओर कौन सा रिइंफोर्समेंट आता है, लेटरल। ठीक है, चलिए लेटरल और ट्रांसफर रिइंफोर्समेंट में प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ लेटरल टाइज और स्पाइरल्स और हेलिकल। ठीक है, आईएस कोड के रिकमेंडेशंस देखते हैं। डायमीटर ऑफ लेटरल टाई, जैसे डायमीटर लॉन्गिट्यूडनल बार पढ़ा था उसमें क्या था कि डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार शैल नॉट बी लेस देन 12 mm। ऐसे ही डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज आपके 6 mm से कम नहीं हो सकते। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, लॉन्गिट्यूडनल 12 mm से कम नहीं हो सकते और लेटरल 6 mm से कम नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसमें डायमीटर लेटरल टाई में दो क्राइटेरियाज है, एक है 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, मतलब जैसे अगर आपने 16 mm और 20 mm के कॉम्बिनेशन यूज किए हैं लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के लिए, तो इसमें से जो मैक्सिमम साइज होगा, कौन सा है मैक्सिमम साइज, 20। ठीक है, इसका 1/4, इसका 1/4 कितना हो गया 5 mm। ठीक है, या 6 mm, 6 mm का क्राइटेरिया है। इन दोनों में जो भी ज्यादा है उससे कम नहीं होना चाहिए डायमीटर ऑफ लेटरल लेंथ। ठीक है, मैं बताता हूँ, अब मैं आपको एक केस बताऊंगा। 20 mm का यूज किया है मैंने मेन बार, 20 एंड 24 mm के मेन बार्स यूज किए हैं। ठीक है, बताओ लेटरल लेटरल टाई का मिनिमम डायमीटर कितना होगा, जल्दी बताओ। सबसे पहले तो इनके मैक्सिमम में से बाई 4 कीजिए। ठीक है, और फिर 6 से कंपेयर कीजिए, जो भी ज्यादा होगा वो लेटरल टाई का डी मिनिमम होगा। ठीक है, बताओ कितना होगा। सबसे पहले तो 6 mm ही आ जाएगा इसका आंसर, तो चलो मैंने कंफ्यूजन ज्यादा करी नहीं, 6 mm ही आ जाएगा। ठीक है, दोनों केसेस 6 ही आएगा। ठीक है, चलिए आ गया ना, समझ में आ गया। चलिए हो गया, इसके बाद है स्पेसिंग, स्पेसिंग या पिच। ठीक है, स्पेसिंग मान लीजिए, पिच मान लीजिए, जैसे आपका लेटरल टाई ऐसे लगते हैं ना, लेटरल टाइज। ठीक है, तो इनके बीच में ये है स्पेसिंग। ठीक है, ये इनकी स्पेसिंग है।
तो बस इसको डिफरेंट रखने के लिए इनका नाम दे दिया हमने पिच, ठीक है। पिच और कुछ नहीं है, स्पेसिंग ही है, बस वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए उसको बोल दिया पिच, ठीक है। तो पिच क्या क्या है, पिच के 3 क्राइटेरिया है, ठीक है। लीस्ट लेटरल डायमेंशन, मतलब आपका बी दो गिवन रहेंगे, दोनों में जो भी लीस्ट होगा वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 16 टाइम डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार, देखो इस दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इन दोनों में, इसमें क्या बोला है, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार, मतलब अगर 20 mm का है और 24 mm का है बार आपके लॉन्गिट्यूडिनल में, इस कॉम्बिनेशन में दिया है, तो 24 जो है मैक्सिमम है, वो आपका लेटरल टाई का डायमीटर यूज करने के लिए यूज होगा। इनमें से मिनिमम क्या है, 20 mm, तो वो यूज होगा आपका स्पेसिंग को निकालने के लिए, स्पेसिंग या पिच निकालने के लिए, ठीक है। तो 16 टाइम्स दी डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार, मतलब 20 into 16 कितना होगा, 320, ठीक है। और फिर आ गया 300 mm, ठीक है। तो पहले केस में क्या था, ये दोनों निकालो, इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो लेटरल टाई का मिनिमम डायमीटर होगा, ठीक है। और इसमें ये तीनों निकालो, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका मैक्सिमम पिच होगा, ठीक है। मैक्सिमम पिच आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, उसमें आप मिनिमम डायमीटर ऑफ लेटरल टाई और मैक्सिमम पिच जो हम दे सकते हैं उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। 24 mm एंड 32 mm इन डाया के बार यूज हुए लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के लिए, ठीक है। ठीक है, अब मुझे बताइए डी मिनिमम लेटरल टाई का डी मिनिमम कितना है, ठीक है, ऑफ लेटरल टाई, ठीक है। और पिच, पिच का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो सकता है, बताइए, फटाफट बताइए मेरे को। निकाल के बताइए, यूज कीजिए इनको, फॉर्मूले को यूज कीजिए, इनको यूज कीजिए डायमीटर ऑफ लेटरल टाई के लिए, और जो भी आएगा उसका मैक्सिमम, इन तीनों को यूज कीजिए पिच के लिए, और जो भी आएगा उनका, उन तीनों का मिनिमम, ठीक है। चलिए तो देखिए, डी मिनिमम जो आ रहा है मेरा वो आ रहा है 8, ठीक है। और जो पिच मैक्सिमम पिच जो हम यूज कर सकते हैं वो आ रही है 300, ठीक है, समझ गए, ठीक है। हाँ, डायमीटर ऑफ लेटरल उन्होंने बता दिया, स्पेसिंग भी निकालो। देखिए पिच मैक्सिमम निकालोगे तो देखिए पहला केस आएगा लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो मैंने इसे दिया नहीं है मैंने, ठीक है, तो ये छोड़ दो, ये नहीं आया। 16 टाइम डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार, 16 इनटू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का 24, ठीक है, तो ये आ जाएगा 384। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है, 300, ठीक है। तो इन तीनों में से मिनिमम कौन सा हुआ, 300, तो 300 यूज कर लेंगे इस मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए, ठीक है। हाँ, बी और डी गिवन नहीं था, वो गलती हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बी और डी छोड़िए, जितने भी क्राइटेरिया आप देख सकते हो उतने क्राइटेरिया का निकाल दीजिए, ठीक है ना। थर्ड का निकाल दिया आपने, उसमें जो मिनिमम आया उसको आप मैक्सिमम पिच के लिए रिपोर्ट कर देंगे उस वैल्यू को, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्राइटेरिया समझ में आ गया, लेटरल पड़ गया, लॉन्गिट्यूडनल पड़ गया, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब डायमीटर ऑफ स्पाइरल और हेलिकल रीइंफोर्समेंट, ठीक है, हेलिकल रीइंफोर्समेंट का भी सेम ही क्राइटेरिया है, ठीक है। 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार या 6 mm, ठीक है। ये क्राइटेरिया हेलिकल और लेटरल दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पिच ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, लेटरल टाई का हमने पढ़ लिया, पिच, लेटरल टाई का पिच के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब हम हेलिकल के इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कितना है, शुड नॉट बी मोर देन 75 या 1/6 ऑफ डायमीटर ऑफ कोर ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और शुड नॉट बी लेस देन 25 mm या 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ स्टील बार फॉर्मिंग द हेलिक्स, मतलब देखिए आपका जो स्टील बार है जिससे आप हेलिक्स बनाओगे उसका भी तो डायमीटर होगा ना, उसका भी एक डायमीटर होगा कि नहीं, है ना। तो उसका डायमीटर आप मान लीजिए 5h, ठीक है, हेलिक्स, एच फॉर हेलिक्स और 5 मतलब डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर हेलिक्स 5h मान लीजिए, ठीक है। और डायमीटर ऑफ कोर, डायमीटर ऑफ कोर क्या होता है, देखिए आपका ये टोटल डायमीटर है स्टील का, आपका कॉलम का, ठीक है, टोटल डायमीटर, ठीक है, इसको मान लीजिए DG ग्रोस, ठीक है। उसके बाद ये आपका रीइंफोर्समेंट है, हेलिकल रीइंफोर्समेंट,
है ना, हेलिकल रीइंफोर्समेंट ऊपर से ऐसे दिखेगा। तो ये जो डाया है, ये हेलिकल रीइंफोर्समेंट के आउटर से लेके हेलिकल रीइंफोर्समेंट के आउटर तक, ये है डी कोर। ठीक है, क्या है ये? डी कोर। समझ गए? समझ गए? ये है वो कोर डायमीटर। ये कितना होगा? कितना होगा डी कोर? डी कोर होगा ग्रोस माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, है कि नहीं? ये जो डायमीटर है, ये जो लेंथ है बाहर का, क्लियर कवर ही तो है। और क्लियर कवर कितना बताया था मैंने? 40 mm। ठीक है, तो जनरली आपका 40 mm ही होता है, स्मॉल कॉलम तो यूज नहीं करते जनरली। अगर स्मॉल कॉलम हो तो उसके हिसाब से क्लियर कवर चेंज कर लेना आप। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ कोर कैसे निकालोगे? तो आपका ग्रॉस डायमीटर है, उसमें से 2 इंटू क्लियर कवर घटा दोगे। ठीक है, तो आपका डायमीटर ऑफ कोर आ जाएगा। ठीक है, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, शुड नॉट बी मोर देन 75 mm, या फिर डायमीटर ऑफ कोर का 1/6। ठीक है, ठीक है, ये पिच ये है आपकी। ठीक है, पिच। ठीक है, ये है पिच। ठीक है, और शुड नॉट बी लेस देन 25 mm, या फिर 3 टाइम डायमीटर ऑफ द हेलिक्स, डायमीटर ऑफ द बार फॉर्मिंग द हेलिक्स। ठीक है, तो जिस स्टील के बार से आपने हेलिक्स रीइंफोर्समेंट दिया है, उसका इंटू 3 टाइम्स उसका। ठीक है, या फिर 25 mm, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 75 mm। ठीक है, या फिर डायमीटर ऑफ कोर बाई 6। ठीक है, इससे इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, should not be more than this and should not be less than this, sorry, should not be less than this and should not be more than this। ठीक है, डायमीटर ऑफ कोर, हेलिक्स का डायमीटर समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, डायमीटर ऑफ कोर क्या था? ये आपका आपका अगर डीजी है, ठीक है, तो ग्रॉस डायमीटर में से 2 इंटू क्लियर कवर, ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? डायमीटर ऑफ कोर। ठीक है, ठीक है, चलिए। और डायमीटर ऑफ हेलिक्स क्या है? वो तो पता ही है हमें, 6 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप डायमीटर ऑफ हेलिक्स मानोगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे 3 टाइम्स दी डायमीटर ऑफ स्टील बार फॉर्मिंग दी हेलिक्स वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अरेंजमेंट इज एज फॉलोज। इफ द लॉन्गिट्यूडनल बार्स आर नॉट स्पेस्ड मोर देन 75 mm ऑन ईदर साइड। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल बार से कोई लेना देना नहीं है ना विशाल। आपका आपका ये है, ठीक है, क्या आपका हेलिक्स लॉन्गिट्यूडनल बार तो यहाँ कहीं होंगे ना, अंदर होंगे हेलिक्स के, है ना? उनसे कोई लेना देना ही नहीं है आपको। ठीक है, अब से क्लियर कवर माइनस कर दीजिए, यहाँ से जो क्लियर कवर है इसको माइनस कर दीजिए बस। ठीक है, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है कोर निकालते वक्त। ठीक है, समझ गए? आपको सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, ये वाला। ठीक है, सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अरेंजमेंट की भाई लगाना कैसे है इनको। ठीक है, if the longitudinal bars are not spaced more than 75 mm either side, transverse reinforcement need only to go round corner of alternate and to go round corner and alternate for the purpose of providing effective lateral support। ये बोल रहा है कि अगर आपके longitudinal bars बीच की स्पेसिंग 75 mm से ज्यादा नहीं है, ठीक है, 75 mm से ज्यादा नहीं है, तो आपका जो लेटरल रीइंफोर्समेंट है वो हर दूसरे बार के इर्द गिर्द जाना चाहिए। जैसे देखिए इस वाले रीइंफोर्समेंट में ये आपका लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है कि नहीं? तो इनकी बीच की जो स्पेसिंग है वो 75 से कम है। ठीक है, तो लेटरल रीइंफोर्समेंट कैसे ले गए? पहले तो यहाँ से शुरू किया लेटरल रीइंफोर्समेंट, पूरा ऐसे ले गए। ठीक है, पूरा एक राउंड मार दिया। ठीक है, पूरा एक राउंड मार दिया ऐसे। ठीक है, उसके बाद एक बीच में एक और लेटरल रीइंफोर्समेंट दे दिया। ठीक है, तो देखोगे हर दूसरे हर दूसरे रीइंफोर्समेंट को कवर कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, need only to go round and alternate bars for the purpose of providing effective lateral support। ठीक है, समझ गए ये वाली चीज? ठीक है, देखिए इसमें लेटरल सपोर्ट है साइड में, इसमें लेटरल सपोर्ट है साइड में, इसमें लेटरल सपोर्ट है साइड में, इसमें लेटरल सपोर्ट है। देखो इसको लेटरल सपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसको देखो ना, यहाँ पे लेटरल सपोर्ट है ना यहाँ लेटरल सपोर्ट है। ठीक है, सिर्फ ऊपर लेटरल सपोर्ट है। समझ गए? ठीक है, अगर स्पेसिंग आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीच में 75 mm से कम है तो ये वाली चीज होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। If longitudinal bars placed at distance of not exceeding 48 times the diameter of tie की बात कर रहे हैं,
reinforcement नहीं, diameter of lateral tie are effectively held in two directions. Additional longitudinal bar in between these bars need not be tied in one direction by open ties. क्या मतलब है इसका? देखिए, समझ रहे हैं इसको? ठीक है, देखिए आपका जो आउटर मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं, उनके बीच में स्पेसिंग है आपकी लेटरल टाइस, आपकी लेटरल टाइस के डायमीटर के 48 टाइम से कम है, ठीक है, 48 टाइम से कम है। आपको ये थ्योरेटिकली याद रखने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल में इतना वैल्यू नहीं यूज होता ये, ठीक है, आपको थ्योरेटिकली ये चीजें याद रखनी है, डायग्राम्स याद रखने हैं, ठीक है, पेज नंबर भी याद रखना है, अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो इनको देख के आपको बनाने हैं वो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, अगर आपके आउटर मोस्ट बार्स के बीच में स्पेसिंग 48 इंटू लेटरल टाइस के डायमीटर से कम है, ठीक है, तो जो बीच वाले जो आपके रीइंफोर्समेंट है उनको आप ऐसे लेटरल इनको दे सकते हो। देख रहे हो यहाँ पर, देखो पूरा का पूरा स्क्वायर बनाया है बीच वाले लेटरल टाई ने, पूरा का पूरा स्क्वायर बनाया है, ठीक है, इसको तो क्लोज लेटरल टाई बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि क्लोज होकर पूरा का पूरा स्क्वायर बना दिया है। और यहाँ पर देखो हमने ओपन लेटरल टाइज यूज किए हैं, है कि नहीं, ओपन लेटरल टाइज यूज किए हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो आउटर मोस्ट रीइंफोर्समेंट्स हैं उनके बीच का जो स्पेसिंग है वो 48 इंटू 5 से कम है, और 5 क्या है हमारा लेटरल टाई का डायमीटर, ठीक है। ये दोनों की समझ में आए, ये दोनों की समझ में आए ना। सेशन 2 में 10-15 मिनट के लूंगा आज, ठीक है, ज्यादा बच्चे नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट कंप्लीट करा के उसके बाद लूंगा, ठीक है। ये वाला चीज दोनों की समझ में आ गए ना आप लोगों को, ठीक है, गॉट इट। चलो फिर सेशन 2 का लिंक भेजता हूँ अभी, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक हमने सेशन 1 में कर लिया था, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से कंडीशन सेटिस्फाई हो गए हैं आपके, आप समझ गए ये वाले दो कंडीशन, ठीक है, समझ गए हो आप लोग, ठीक है। तो अगर सबसे पहली बात क्या थी, अगर दो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के बीच में स्पेसिंग आपकी 75 से कम है तो आप हर दूसरे लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के इर्द गिर्द लेटरल सपोर्ट दे सकते हो, ठीक है, आपको हर रीइंफोर्समेंट के साइड से लेटरल सपोर्ट को निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेटरल टाइज को निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपके आउटर मोस्ट दो लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीच में आपका जो स्पेसिंग है वो 48 इंटू 5, जहाँ पर 5 क्या है आपका लेटरल टाई का डायमीटर, उससे कम है, तो आप बीच वाले जो रीइंफोर्समेंट्स हैं लॉन्गिट्यूडनल, उन पे आप ओपन एंडेड टाइज, मतलब जो एक साथ मिलकर स्क्वायर ना बनाए, सिर्फ ओपन एंडेड टाइज है, ठीक है, वो भी दे सकते हो, ठीक है। कब? जब आपका आउटर मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीच की स्पेसिंग 48 5 से कम है, ठीक है। तो ये दो चीजें थी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Where the longitudinal bars in a compression member are placed in more than one row, ठीक है, effective lateral support to longitudinal bars in inner rows may be assumed to have been provided if transverse reinforcement is provided for the outermost row in accordance with 26.5.3.2 जो हमने पहले पढ़ाया था, ठीक है, outermost rows में दिया है, and no bar of the inner row is closer to the nearest compression face than 3 times diameter of the largest bar in the inner row। इसका मतलब देखिए, ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है ये, कि अगर आपके आपके मोर देन वन रोज में, देखिए एक वन रो, टू रो, थ्री रो, फोर रो, ठीक है, 4 रोज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट हमने यहाँ पर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है इफेक्टिव लेटरल सपोर्ट टू द लॉन्गिट्यूडनल बार इन द इनर रोज, मतलब इन रोज की बात कर रहा है, ठीक है, इन इन डायमीटर इन लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की बात कर रहा है, ठीक है, may be assumed to have been provided if transverse reinforcement is provided for the outermost row, ठीक है, ये देखिए outermost rows ये हैं, है ना, ये आपके outermost rows हैं, तो इसमें transverse reinforcement दिया है, ठीक है, टाइज से हमने बांधा है, and no bar of the inner row is closer to the nearest compression phase, मतलब क्या है, कॉलम में तो पूरा कंप्रेशन हो रहा है, तो किसी भी फेज से उसका जो इनर मोस्ट रो का डिस्टेंस है वो आपका 3 इंटू लार्जेस्ट बार ऑफ इनर रो, ठीक है, लार्जेस्ट बार ऑफ इनर रो, मतलब समझ लीजिए कि आपका ये 24 mm के बार हैं बाहर जो लगे हुए हैं, ठीक है, और जो अंदर के रो में लगे हुए हैं वो 16 mm के डायमीटर के बार लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो अंदर के रोज हैं इनका डिस्टेंस, इनका
डिस्टेंस कंप्रेशन फेज से, ठीक है, किसी भी एक फेज से कॉलम के, हर एक फेज की किसी भी एक नहीं, हर एक फेज ऑफ कॉलम से इनका डिस्टेंस जो है वो 3 into 16 mm से ज्यादा है, ठीक है, से ज्यादा है, ठीक है, उनकी स्पेसिंग इससे ज्यादा है। समझ गए? ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अगर मोर देन वन रो, एक मिनट, ठीक है, ये बोल रहा है अगर मोर देन वन रो में आपने लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, तो जो अंदर वाले रीइंफोर्समेंट्स हैं इनका लेटरल लेटरल सपोर्ट हम तभी मानेंगे जब आपके बाहर वाले बार्स का लेटरल सपोर्ट है और अंदर वाले बार्स का डिस्टेंस कॉलम के फेस से 3 इंटू उनके डाया 3 इंटू उनके डाया का जो वैल्यू आएगा उससे ज्यादा है, ठीक है, समझ गए ये वाली चीज? ठीक है, आईएस कोड का लैंग्वेज है पूरा, ठीक है, उसी वही डायग्राम मैंने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। चलिए अब चौथे केस पे चलते हैं। Where longitudinal bars in compression are grouped and each group adequately tied with transverse reinforcement, the transverse reinforcement of the compression member as a whole may be provided on the assumption that each group acts as a single longitudinal bar for purpose of determining the pitch and diameter of the transverse reinforcement। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है कि समझ लीजिए आपके ग्रुप्स में, जैसे यहाँ पर आपने 4 बार्स दे दिए, यहाँ पे आपने 4 लॉन्गिट्यूडनल बार्स दे दिए, यहाँ पे 4 लॉन्गिट्यूडनल बार्स दे दिए, यहाँ पे 4 लॉन्गिट्यूडनल बार्स दे दिए, ठीक है। ये बोल रहा है हर एक को हम अलग से एक डाया हर एक को एक लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की इक्विवेलेंट मानेंगे, ठीक है, ठीक है, मतलब अगर ये आपका 12 mm का 12 mm का 12 mm का 12 mm का, तो इसको ग्रुप करके 48 mm का एक डाया मान लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। हम मान लेंगे ये 12 mm के चारों बार एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, और ग्रुपिंग हो गई है इनकी, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक डायमीटर एक बार मान लेंगे हम 48 mm का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 into 48 mm, इतने आपके बार हो जाएंगे, ठीक है। तो हर एक ग्रुप में 12 mm के 4 बार्स हैं, ठीक है, और उनका हमने लेटरली सपोर्ट दे दिया, इंडिविजुअली लेटरल सपोर्ट दिया हुआ है उनको, ठीक है। तो अगर आपको एज अ होल ट्रांसफर्स रीइंफोर्समेंट कैसे देना है वो निकालना है, तो वो आप कैसे निकालोगे, इसको पूरा का पूरा एक बार मान लोगे, ठीक है। अगर आपके पास 4 बार्स हैं यहाँ पे 12 mm के, तो आप हर एक को 48 mm का एक इंडिविजुअल रीइंफोर्समेंट मान लोगे, ठीक है, उसके हिसाब से आप रीइंफोर्समेंट लेटरल वाला दे दोगे, ठीक है। However, diameter of such transfers should not exceed 20 mm, ठीक है। आपने जो ये ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट निकाला है इनको 48 mm के 4 बार्स मान के, उसका जो डाया है वो फिर भी 20 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। देखिए आपका जो लेटरल टाई का डायमीटर था वो क्या था 6 mm, ठीक है, या फिर मैक्सिमम जो आपका लॉन्गिट्यूडनल बार था वो बाई 4 है कि नहीं। तो ये जो यहाँ पे हम डायमीटर यूज करते थे लॉन्गिट्यूडनल बार का, वही अब 48 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमने 12 mm के 4 बार यूज कर लिए, उसको क्लब कर लिया और 48 का मान लिया, तो ठीक है। तो लेटरल रीइंफोर्समेंट का डाया निकालने के लिए, उनकी स्पेसिंग निकालने के लिए हम लॉन्गिट्यूडनल बार का डायमीटर यूज करते थे, है कि नहीं। तो वही जो हम डाया यूज करते थे वही 48 mm हो जाएगा यहाँ, ठीक है, समझ गए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है क्राइटेरिया, बट समझ गए ना ये क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है, ठीक है। तो इसमें आपका कुछ एजम्पशंस हैं, ठीक है। तो एजम्पशंस आपके तो वही है जो एजम्पशंस थे, ठीक है, जो आपके मैंने आज शुरुआत में बीम के लिए पढ़ाए थे। प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ कॉलम रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है, वो तो मैंने बताया था, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम टू बी पैराबोलिक एज शोन इन फिगर, ठीक है। ये फिगर थी, याद है आपको, 0.42 एक्सयू के नीचे तक का सेंट्रॉइड, और इसका टोटल एरिया कितना था 0.36 इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू, है ना। और मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ तक ले जाते थे हम, मैक्सिमम स्ट्रेस 0.45 एफ सी के तक ले जाते थे, ठीक है। तो वही बोल रहा है पैराबोलिक डायग्राम होगा, एरिया यही होगा, 0.42 एक्स के नीचे सेंट्रॉइड होगा उसका, और मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा कंक्रीट में 0.45 एफ सी के। वही सेम चीज अभी में पढ़ी थी हमने, ठीक है, वही सेम चीज है। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट एज्यूम टू बी 0.67 एफसी के, बट उसमें हम पार्शियल इलेक्ट्रिक फैक्टर लगाएंगे 1.5 का, तो 0.446 या 0.45 एफसी के, वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए
समझ में आ गई, ये दोनों क्राइटेरिया समझ में आ गए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ इग्नोर करते हैं हम, वो तो पता ही है हम लोगों को, ठीक है। और द स्ट्रेसेस इन रीइंफोर्समेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ टाइप ऑफ स्टील यूज। आपको ये दोनों डायग्राम तो याद ही होंगे, फिगर 23A 23B अपने डायग्राम पे देखना, ठीक है। क्या डायग्राम थे वो, जो माइल्स का डायग्राम था ना, माइल्स का डायग्राम ऐसे था, है कि नहीं। और आपका एच वाई एस डी का डायग्राम ऐसा था, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन का, है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेन था, यहाँ पे स्ट्रेस था, है कि नहीं। तो वही वाला डायग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हम डायग्राम यूज करते थे उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यू निकालने के लिए, ये माइल स्टील के लिए था, ये एच के लिए था, तो वही वही बोल रहा है कि कॉलम में भी सेम डायग्राम जो यूज होते हैं स्टील में स्ट्रेस निकालने के लिए, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेन मुझे बताओ, जो फेलियर स्ट्रेन था कंक्रीट में, हम बीम में यूज करते थे, कितना था बताओ, किसी को तो याद होगा, जल्दी बताओ चैट पे। मैक्सिमम स्ट्रेन जो था कंक्रीट में हम जो यूज करते थे वो कितना था बताओ। मैक्सिमम स्ट्रेस तो पता है कंक्रीट का हमें, वो तो पता है, ठीक है, कितना होता है 0.45 के, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेन कितना था बीम में, बहुत ही बढ़िया राहुल आशीष रंजन, बहुत बढ़िया, ठीक है, 0.0035, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा लगा, याद है तुम लोगों को, हाँ, बहुत ही बढ़िया, 0.0035, वेरी गुड, ठीक है, 0.0035, ठीक है। तो 0.0035 तब होता है जब उसमें कंप्रेशन भी हो और उसमें बेंडिंग भी हो, ठीक है, दोनों के लिए होता है। तो हम लोग तो स्लैब और बीम जो थे वो बेंडिंग के लिए भी डिजाइन करते थे और कंप्रेशन के लिए भी डिजाइन करते थे, है ना। तो उसमें स्ट्रेन हमारा 0.0035 था। पर जो मैक्सिमम स्ट्रेन हमारा कॉलम में होता है, जो मैक्सिमम स्ट्रेन, ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेन हमारा कॉलम में होता है इन कंक्रीट, वो होता है 0.002, ये याद रखना, ठीक है। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव लोड है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन लोड है और बेंडिंग को नहीं ले रहे हो कंसिडरेशन में, तो मैक्सिमम स्ट्रेन आपको कंक्रीट में 0.002 होगा, ठीक है, 0.002। अगर कंप्रेशन बेंडिंग दोनों है तो 0.0035 होगा, जो आपका बीम और स्लैब में होता है। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल कंप्रेशन है, ठीक है, याद रखना बीम और स्लैब में बेंडिंग कंप्रेशन होता था, ठीक है, तो इसलिए उसको 0.0035 मैक्सिमम स्ट्रेन मानते थे, ठीक है। और कॉलम में आपका सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल कंप्रेशन होता है, सिर्फ एक्चुअल लोड लेते हैं, इसलिए तो मैक्सिमम स्ट्रेन आपका 0.002 होता है, ठीक है। चलिए, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन हाईली कंप्रेस्ड फाइबर इन कंक्रीट सब्जेक्टेड टू एक्चुअल बेंडिंग एंड कंप्रेशन, ठीक है, दोनों में होगा, टेंशन नहीं है सेक्शन में। is taken as 0.0035 minus 0.75 times the strain in the least compressed fiber। मतलब आपका ये कॉलम है, कॉलम का सेक्शन है, ठीक है। और बेंडिंग बेंडिंग अगर इन केस बेंडिंग हुई तो ये सिक्स वाला आपका वैसे यूज नहीं करेंगे हम लोग, बट अगर बेंडिंग हुई कॉलम में, तो अगर यहाँ पर आपका समझ लीजिए इतना स्ट्रेन है, ठीक है, और यहाँ पर आपका स्ट्रेन कम है, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे आपका स्ट्रेन मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम स्ट्रेन है ऊपर नीचे, और ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेन है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेन आपका जो ऊपर होगा वो होगा 0.0035, ठीक है, माइनस 0.75 इंटू मिनिमम स्ट्रेन, ठीक है। इनके कभी क्वेश्चन में आ गया कि मिनिमम स्ट्रेन ये है, मैक्सिमम स्ट्रेन निकालिए, और बेंडिंग और एक्चुअल कंप्रेशन दोनों हो रहा है, अगर सिर्फ एक्चुअल कंप्रेशन हो रहा है, 99% केसेस में क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल कंप्रेशन होगा हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन 0.002 ही लेंगे। बट अगर कभी क्वेश्चन में गिवन हुआ कि एक्चुअल कंप्रेशन के साथ बेंडिंग भी हो रही है, तो आप बताइए मैक्सिमम स्ट्रेन कितना है, तो उसमें क्या रहेगा, वो मिनिमम स्ट्रेन गिवन रहेगा आपको, ठीक है, वो इंटू 0.75, उसको आप माइनस कर देंगे 0.0035 से, तो आपका मैक्सिमम स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए ये वाला, तो ये क्राइटेरिया समझ गए आप लोग, ठीक है। चलिए, चलिए डिजाइन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे आज आए नहीं है, ठीक है, डिजाइन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, शॉर्ट कॉलम के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कंप्रेशन, ठीक है, ये एजम्पशंस थे, आपको याद रखने एजम्पशंस, ठीक है। पेज नंबर 70 जो भी एक्स्ट्रा एजम्पशन है वो पेज नंबर 70 में गिवन है, ठीक है। ये जो आपका फिफ्थ एंड सिक्स एजम्पशन है यही एक्स्ट्रा था, ठीक है, वरना फोर्थ सारे एजम्पशन सेम थे बीम और स्लैब के, ठीक है, वही एजम्पशन थे, यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स नया था, तो ये दोनों आपको पेज नंबर 70 में मिल जाएगा, ठीक है, क्रॉस 39।
ठीक है, ये पेजेस याद रखना या फिर पेंसिल से मार्क करके रखना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए तो क्लास को एंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ एक्शन लोडेड शॉर्ट कॉलम। ठीक है, उसका टाइम मैं भी शेयर कर दूंगा, कल 10 बजे क्लास होगी उसकी। ठीक है, कल 10 बजे क्लास होगी नेक्स्ट। ठीक है, चलिए हम एंड करते हैं क्लास को, कल मिलते हैं, कल 10 बजे मिलते हैं। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।